गुड मॉर्निंग क्लास। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ अ पी वेव एट अ लिक्विड सॉलिड इंटरफेस थ्रू अ सॉलिड इंटरफेस। यानी कि हो क्या रहा है, पी वेव जो इंसिडेंट हो रही है ना वो सॉलिड सरफेस में हो रही है। यानी कि जो नीचे वाला सरफेस है वो क्या है? सॉलिड है, और ऊपर वाला सरफेस कैसा है? लिक्विड है। सॉलिड सरफेस में क्या होगा? इंसिडेंट होके दोनों वेव्स क्या होंगी? रिफ्लेक्ट होंगी। अगर ऊपर वाला सरफेस लिक्विड है तो जो वेव इंसिडेंट हो रही है वही क्या होगी? रिफ्रैक्ट होगी। ये वाला बच्चे आर्टिकल आप खुद करेंगे, मैं इसी के जैसा दूसरा आर्टिकल करा रही हूँ। वो क्या है? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट पी वेव थ्रू अ लिक्विड मीडियम एट अ लिक्विड सॉलिड इंटरफेस। कहने का मतलब क्या है? अब जो पी वेव इंसिडेंट हो रही है वो लिक्विड मीडियम से हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर वो पी वेव लिक्विड मीडियम से इंसिडेंट हो रही है तो वो रिफ्लेक्ट क्या कराएगी? सिर्फ पी वेव, क्योंकि दूसरा सरफेस कैसा है? सॉलिड है। तो इसका मतलब सॉलिड सरफेस में दोनों वेव्स कौन सी आएंगी? रिफ्रैक्टेड पी वेव एंड रिफ्रैक्टेड एस वी वेव। इतना समझ में आ गया? अब आप ये समझ रहे हैं कौन कौन से एम्पलीट्यूड्स आने वाले हैं। A1 B1 आने वाला है, ठीक है, और क्या आने वाला है? A2 आने वाला है, C2 आने वाला है, ठीक है, सिर्फ यही आने वाला है। C1 D1 नहीं आने वाला। क्यों नहीं आने वाला C1 D1? क्योंकि ना तो इसमें इंसिडेंट एस वी वेव है, ना इसमें रिफ्लेक्टेड एस वी वेव है। तो चलिए, ये पहले सारी कहानी वही लिखी हुई है कि लेट अस कंसीडर द केस व्हेन वी हैव लिक्विड हाफ स्पेस M1 occupying the region Z greater than 0 and a solid half space occupying the region Z less than equal to 0, और दोनों क्या है? सेपरेटेड बाय द इंटरफेस Z इज इक्वल टू 0। आगे हमें पता है पी वेव जो है बाउंड्री के साथ कितना एंगल बना रही है? E1। आगे क्या है? इंसिडेंट पी वेव जब स्ट्राइक करेगी बाउंड्री पे तो रिफ्लेक्टेड पी वेव में जाएगी, जो कि एंगल कितना बनाएगी? E1। कहने का मतलब ये सारी कहानी मैंने आपको डायग्राम में बता दी है क्या होने वाला है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किस फॉर्म का होगा? U1 और W1 फॉर्म क्या होगा? कर्ली φ1 अपॉन कर्ली x। ऐसा क्यों है? क्योंकि एस वी वेव नहीं आ रही है। अगर एस वी वेव नहीं आ रही है तो U और W में जो साई फंक्शन आ रहा है वो भी नहीं आएगा। φ1 φ2 क्या करेंगे? वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ऐसे ही ये U2 है और W2 आ गया, इतना काम हो गया। लेकिन ψ2 तो आएगा क्योंकि दूसरे मीडियम में सॉलिड इंटरफेस है, वहाँ पे रिफ्लेक्टेड एस वी वेव तो है ही है ना। उसके बाद आप क्या सपोज करते हो? मोशन को टाइम हार्मोनिक। ये आपका क्या होता है? φj एग्जैक्टली। यहाँ से आप क्या करते हो? ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन से आपके पास क्या आते हैं? सॉल्यूशन आते हैं। तो ये देखिए, आपका ये φ1 आ गया, ये φ2 आ गया, ये ψ2 आ गया। मतलब इन मीडियम M1 में φ1 इसके इक्वल हो गया। A1 किसका एम्पलीट्यूड है? पी वेव का। B1 किसका एम्पलीट्यूड है? रिफ्लेक्टेड पी वेव का। M2 में φ2 और ψ2 आएंगे। ये आपको पता है स्नेल्स लॉ से हम क्या करते हैं? ये जो अंडर रूट वाली टर्म्स है, ये वाली जो अंडर रूट वाली टर्म्स है, ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? सिंपली tan E tan F में। तो स्नेल्स लॉ लगाया, ये मेरा φ1 आ गया, φ2 आ गया और ψ2 आ गया। ये देखिए, ठीक है। अब आगे क्या आएंगी आपके पास? बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशंस आएंगी कॉन्टीन्यूटी ऑफ नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जो पी वेव है इंसिडेंट भी है, रिफ्लेक्टेड भी है, रिफ्लेक्टेड भी है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग दोनों डिस्प्लेसमेंट आएंगे। W1 इज इक्वल टू W2, ये आ जाएगा। W2 के लिए ψ2 भी आएगा। क्यों? क्योंकि ψ2 एग्जिस्ट कर रहा है। फिर क्या है? कॉन्टीन्यूटी ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टॉस Z1 इज इक्वल टू टॉस Z2। नेक्स्ट क्या आएगा? वैनिशिंग ऑफ shearing stress at z is equal to 0 ड्यू टू सॉलिड हाफ स्पेस। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा? टॉस ZX2 इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि टॉस ZX1 यानी कि लिक्विड मीडियम में रिफ्लेक्टेड एस वी वेव नहीं है, लेकिन रिफ्रैक्टेड तो है ना, तो उसके लिए ये आ गया, ठीक है। तो हमने क्या किया? तीनों बाउंड्री कंडीशंस को एक एक बार उठाया। तो पहली ये थी, हमने क्या किया? φ1 φ2 और ψ2 के अकॉर्डिंग हमने डेरिवेटिव्स निकाले, पार्शियली डिफरेंशिएट किया। आपने इक्वेशन नंबर 8A निकाली। 8A इक्वेशन कौन कौन से वेरिएबल में? B1 अपॉन A1, A2 अपॉन A1 और C2 अपॉन A1। तो इसका मतलब कि जो सेकेंड इक्वेशन आएगी उसमें भी सेम वेरिएबल्स होंगे, और जो थर्ड इक्वेशन आएगी उसमें भी क्या होंगे? सेम वेरिएबल्स ही होंगे। तो आप 1 बाय 1 करके बाउंड्री कंडीशंस निकालेंगे और आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व आपने जो है कैलकुलेशन वर्क खुद करना है। आपने ये आर्टिकल को सिर्फ यहाँ तक करना है, इसके स्पेशल केसेस नहीं करने हैं, ठीक है बेटा। आप हर एक डेरिवेटिव खुद निकाल के देखेंगे। आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ SH वेव एट सॉलिड इंटरफेस। अभी तक आपने जितने भी आर्टिकल्स किए हैं
वो हमने पी एंड एस वी वेव के लिए किए है ना। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एस एच वेव का एक ही आर्टिकल आएगा, उसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, 0v0। ठीक है, एस एच वेव कौन सी होती है, जो हॉरिजॉन्ट, जिसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता है वो हॉरिजॉन्टली परपेंडिकुलर होता है किसके, न्यू कैप के। ठीक है, तो इसमें डायग्राम में क्या होगा, इंसिडेंट एस एच वेव आएगी जो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड एस एच वेव में और रिफ्लेक्टेड एस एच वेव में। हमने सेम कंसीडर किया। लेट अस कंसीडर टू इलास्टिक सॉलिड हाफ स्पेस m1 and m2 which are in welded contact at the interface z is equal to 0. lambda 1 mu1 rho 1, बीटा 1 lambda 2 mu2 rho 2 एंड बीटा 2 हमने क्या लिया, लेम्स कांस्टेंट लिए, क्योंकि इसमें जो आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 0v0 ले रहे हो, v क्या कर रहा है, वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जिसकी वेलोसिटी कितनी है, बीटा। इसका मतलब अल्फ़ा का कुछ काम नहीं है उसमें। ये देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो गया, 0v/0। जे क्यों लिया, क्योंकि दो मीडियम है, मीडियम m1 एंड m2, और v क्या कर रहा है, वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है विद वेलोसिटी v। चलिए आगे वही है, मोशन को क्या करोगे, टाइम हार्मोनिक लोगे। पहले आप फाई को सपोज करते थे, अब आप किसको सपोज करोगे, vg/z। तो इसी के कॉरस्पॉन्डिंग आप क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, वहाँ से आपके पास सॉल्यूशन आ गया v1 a1 + b1 की फॉर्म में। v2 भी आएगा क्योंकि रिफ्लेक्टेड एस एच वेव भी है, तो वो a2 आ गया। स्नेल्स लॉ सेम में लगेगा, क्या करेगा, अंडर रूट वाली टर्म्स को tan f1 और tan f2 में कन्वर्ट कर देगा। इसकी बाउंड्री कंडीशंस क्या आती हैं कि दोनों मीडियम क्या है, वेल्डेड कॉन्टैक्ट में है। अब इसमें क्या आएगा, कॉन्टीन्यूटी ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस टॉ z y1 = टॉ z y2, और दूसरी क्या होगी, टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि v1 = v2। एस एच वेव में सिर्फ दो ही बाउंड्री कंडीशन है, वो भी किसके लिए, y के लिए, क्योंकि अभी तक आपने जो भी काम किया है वो u0w में किया, मतलब उसमें y कंपोनेंट नहीं था, सिर्फ ये एक ही आर्टिकल है जो y कंपोनेंट पे डिपेंड कर रहा है। तो इसकी दो कंडीशंस आ गई। आगे आपको पता ही है, आपके पास क्या कहते हैं, टॉ z y1 की वैल्यू ये, आपके पास v1 v2 दोनों है, दोनों को पार्शली डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू z, देन क्या पुट करोगे, z को 0। आपके पास इक्वेशन 5a और 5b आ जाएंगी। वहाँ से आप क्या निकालोगे, दोनों इक्वेशंस किस में है, b1/a1 और a2/a1 में, दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू निकालोगे, तो ये आपके पास आ गए। ठीक है, ये सेक्शन आपका कल ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ एक टॉपिक रह गया। थैंक यू सो मच बच्चा।